जय हिंद साथियों। पिछली दो क्लास में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन शुरू किया था। शुरुआत में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ लिखने वाले गारसादत्त आसी के बारे में बात की थी। फिर हमने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले दूसरे जो साहित्यकार थे सिम सिंह सेंगर के बारे में चर्चा की थी। तीसरा हमने अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में चर्चा की थी, जिन्होंने सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा था। अब हम बात करते हैं मिस्र बंधुओं के बारे में। मिस्र बंधु अर्थात मिस्र टाइटल के जो तीन भाई हैं, लखनऊ के तीन भाइयों ने मिलकर हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का विकास किया था। ये तीन भाई थे। पहला नाम है पंडित गणेश बिहारी मिश्र, दूसरा नाम है श्याम बिहारी मिश्र, तीसरा नाम है डॉक्टर सुखदेव बिहारी। अर्थात गणेश, श्याम और सुखदेव, इन नामों को कैसे याद रखना है आपको। पहला तो है गणेश भगवान के नाम पर है गणेश बिहारी मिश्र, दूसरा है श्याम अर्थात श्री कृष्ण के नाम पर है दूसरा नाम श्याम बिहारी मिश्र, तीसरा है सुखदेव अर्थात जो सुखदेव मुनि हुए थे उनके नाम पर है तीसरा नाम। तो इस तरह आप इनका नाम याद रख सकते हैं। अर्थात भगवान गणेश के नाम पर गणेश बिहारी मिश्र, श्री कृष्ण के नाम पर श्याम बिहारी मिश्र और तीसरा है सुखदेव मुनि के नाम पर डॉक्टर सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधुओं ने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए तथा चौथा और अंतिम भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अर्थात मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में लिखा गया, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 में और चौथा और अंतिम भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ में 5000 कवियों को सम्मिलित किया है। अर्थात कवियों की दृष्टि से या संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधुओं ने ही लिखा है। हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम मिश्र बंधु विनोद में ही प्राप्त होता है। इतिवृत्तात्मक से तात्पर्य होता है कि कथा के रूप में अर्थात पौराणिक आख्यान के रूप में या वस्तु वर्णन या जिसमें कथा की प्रधानता हो। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की प्रधान प्रवृत्ति रही है। अर्थात आधुनिक साहित्य में या आधुनिक काल में हम हिंदी साहित्य का जो दूसरा चरण है, पहला चरण था भारतेंदु युग, दूसरा चरण है द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग की जो प्रधान प्रवृत्ति या विशेषता रही थी वह थी इतिवृत्तात्मकता। तो यही इतिवृत्तात्मक अर्थात आख्यान या कथा या फिर वस्तु वर्णन मिश्र बंधु विनोद में सर्वप्रथम मिलता है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हुए लिखा है। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकारा है और उन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। आचार्य शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद के लिए बड़ा भारी वृत्त संग्रह तथा प्रकांड कवि वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया है और मिश्र बंधुओं को उन्होंने परिश्रमी संकलनकर्ता कहकर पुकारा है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मिश्र बंधुओं का जो ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, उसके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहकर पुकारा है और साथ ही उन्होंने प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहकर भी इस ग्रंथ को पुकारा है। इसके साथ ही जो मिश्र बंधु थे, 3 भाई थे, उनको परिश्रमी संकलनकर्ता कहकर पुकारा है। मिश्र बंधुओं ने एक और ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न नामक ग्रंथ 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने 9 कवियों को सम्मिलित किया है, जिसमें प्रमुख रूप से तुलसीदास, सूरदास, देव बिहारी, केशवदास, कबीर आदि कवि हैं। अब हम बात करते हैं कि मिश्र बंधुओं का जो काल विभाजन है, उस काल विभाजन के अंतर्गत उन्होंने
किन किन कालों को सम्मिलित किया है या काल विभाजन उन्होंने किस प्रकार किया है। मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 8 कालखंडों में विभाजित किया है। अर्थात मिस्र बंधुओं का जो काल विभाजन है उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को 8 अलग अलग कालों में विभाजित किया है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास उसका काल विभाजन मिस्र बंधुओं ने किया है। उसका जो प्रथम काल है अर्थात आदिकाल, उसे आज मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल नाम दिया है। अर्थात इस प्रकार का प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को मिस्र बंधुओं ने क्या नाम दिया, तो आपको याद रखना है कि उसे आरंभिक काल नाम दिया। और आरंभिक काल का जो समय है वह मिस्र बंधुओं ने विक्रम संवत 700 से 1444 निर्धारित किया है। अर्थात आरंभिक काल की जो समय सीमा मिस्र बंधुओं ने निर्धारित की है वह विक्रम संवत 700 से 1444 अर्थात 1444 निर्धारित की है। आदिकाल का जो आदिकाल का जो नाम मिस्र बंधुओं ने दिया है आरंभिक काल, उसके उन्होंने दो अलग अलग भाग किए हैं। पहला भाग है पूर्वारंभिक काल। पूर्वारंभिक का मतलब क्या है, जो सबसे पहले शुरू हुआ, पूर्व आरंभिक काल, जिसका समय उन्होंने 700 विक्रम संवत से 1343 विक्रम संवत निर्धारित किया है। और आरंभिक काल का जो दूसरा चरण है या दूसरा भाग है उसका नाम उन्होंने दिया है उत्तरारंभिक काल, जिसका समय उन्होंने 1344 से 1444 विक्रम संवत निर्धारित किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो दूसरा काल मिस्र बंधुओं ने माना है उसका नाम दिया है उन्होंने माध्यमिक काल। माध्यमिक काल का जो समय उन्होंने निर्धारित किया है 1445 से लगाकर विक्रम संवत 1680 उन्होंने निर्धारित किया है। मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है विक्रम संवत या ईस्वी सन का उल्लेख नहीं किया है, तो यहाँ पर आप विक्रम संवत ही माने, क्योंकि विक्रम संवत के आधार पर ही मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन किया है। तो माध्यमिक काल को भी उन्होंने दो कालखंडों में विभाजित किया है। पहला कालखंड जिसका नाम उन्होंने दिया है पूर्व माध्यमिक काल, जिसका समय उन्होंने विक्रम संवत 1445 से 1560 माना है। और दूसरा जो माध्यमिक काल नाम दिया है प्रौढ़ माध्यमिक काल, जिसका समय उन्होंने 1561 से 1680 निर्धारित किया है। दोस्तों, आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि मिस्र बंधुओं ने जो 8 कालखंड निर्धारित किए हैं वह किस आधार पर निर्धारित किए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ वह सिर्फ 5 ही कालखंड है। अर्थात मिस्र बंधुओं ने जो 8 कालखंड माने हैं वह कैसे माने हैं, जैसे पहला काल जो आरंभिक काल है उसके 2 नाम दिए उन्होंने, या उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया। पहला भाग पूर्वारंभिक काल, दूसरा उत्तरारंभिक काल, तो ये 2 कालखंड हो गए। फिर मध्यकाल के या माध्यमिक काल के 2 कालखंड हो गए, तो यह मिलाकर कितने हो गए, कुल 4 कालखंड हो गए। अर्थात आरंभिक काल और माध्यमिक काल मिलाकर 4 कालखंड हो जाते हैं। फिर आगे हम शुरुआत करते हैं अलंकृत काल। जो तीसरा काल मिस्र बंधुओं ने दिया है अलंकृत काल, प्रश्न इस प्रकार से परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है कि मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया, तो रीतिकाल को अलंकृत काल कहने वाले मिस्र बंधु ही थे। अर्थात अलंकृत काल का जो समय मिस्र बंधुओं ने निर्धारित किया है वह 1681 अर्थात 81 से सन विक्रम संवत 1681 से विक्रम संवत 1889, इस काल को भी उन्होंने 2 बराबर भागों में विभाजित किया है, जिसमें पूर्वालंकृत काल जिसकी समय सीमा 1681 से 1790 है, और फिर उत्तरालंकृत काल जिसकी समय सीमा 1791 से सन विक्रम संवत 1889 है। फिर जो चौथा काल उन्होंने दिया है जिसका नाम है परिवर्तन काल, जिसका समय उन्होंने 1890 से 1925 निर्धारित किया है। फिर पांचवा और अंतिम काल है वर्तमान काल, जिसका समय उन्होंने 1926 विक्रम संवत से आज तक सम्मिलित किया है। अर्थात
आधुनिक काल को मिस्र बंधुओं ने वर्तमान काल कहा है। हिंदी साहित्य के आदि काल को मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा है और हिंदी साहित्य के रीति काल को मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। ये जो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ कि मिस्र बंधुओं ने जो 8 कालखंडों में विभाजित किया है हिंदी साहित्य के इतिहास को, तो उन्होंने आरंभिक काल के 2 बराबर भाग कर दिए, पूर्वारंभिक काल, उत्तरारंभिक काल। फिर माध्यमिक काल के भी 2 भाग कर दिए, पूर्व माध्यमिक काल और उत्तर माध्यमिक काल। फिर अलंकृत काल के भी उन्होंने 2 भाग कर दिए, पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। तो इस तरह हिंदी साहित्य के इतिहास के जो प्रथम 3 काल हैं, आदिकाल, मध्यकाल और रीतिकाल, इनको 2-2 भागों में विभाजित किया है। तो इस तरह 3 जो काल हैं उनके 6 भाग हो जाते हैं। फिर 7वां भाग कौन सा हो गया? परिवर्तन काल, संक्रांति का काल, अर्थात जिस समय हिंदी गद्य करवट ले रहा था, अर्थात हिंदी गद्य अपनी परिपक्वता की ओर बढ़ रहा था, तो उसे परिवर्तन काल नाम उन्होंने दिया है। तो इस तरह 6 तो वह हो गए और फिर 7वां कौन सा हो गया? परिवर्तन काल, और फिर 8वां काल वर्तमान काल जो आज तक चल रहा है। तो इस तरह मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 8 काल खंडों में विभाजित किया है। भले ही यह विभाजन पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास को सही दृष्टि से विभाजित करना मिस्र बंधुओं का योगदान इसमें महत्वपूर्ण माना गया है। जय